हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हम अपने चैप्टर लाइट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। नाउ आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? यू हैव स्टडीड हाउ लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड। हमने अभी स्टडी किया कि जो लाइट रेज है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर्स में, एंड व्हाट हैपेंस इफ वी यूज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो अब हम देखने वाले हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि लाइक अ थिक पीस ऑफ ग्लास, तो क्या होता है? द लाइट रेज विल पास थ्रू इट। तो जो लाइट रेज है वो क्या होंगी, वो उससे पास होने लग जाएंगी। एंड व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, जब लाइट रेज क्या करती है, पास करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इट यूजुअली चेंज डायरेक्शन। तो वो क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और यही जो चेंज इन डायरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो जो व्हाइट लाइट होती है बच्चों, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ यहाँ पे व्हाइट लाइट में आपको क्या बताया गया है कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, और वो कलर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में याद कर सकते हैं, विच इज विबग्योर। तो बच्चों, विबग्योर में आपके कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब व्हाइट लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एट एन एंगल, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है बाय डिफरेंट अमाउंट्स। और इसी वजह से क्या होता है, जितनी भी हमारी व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स, एंड वो क्रिएट कर देती है किसको? स्पेक्ट्रम को। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन। बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम रिफ्लेक्शन के लिए रे डायग्राम को कैसे लिखते हैं। ड्रॉ अ थिक लाइन। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बहुत ही थिक लाइन को, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके मिरर को। लाइटली शेड करोगे आप वन साइड को ऑफ द लाइन को, और वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो आपके मिरर का बैक पार्ट है। नाउ आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है यहाँ पे पॉइंट ओ को, और आपको कहाँ मार्क करना है? नियर द मिडल ऑफ अ मिरर। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूज करना है सेट स्क्वायर, ताकि आप ड्रॉ कर पाओ एक लाइन को परपेंडिकुलर टू द मिरर। और परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, और हम वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे विच इज पॉइंट ओ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब बच्चों, ये लाइन हमारी क्या है? ये हमारी नॉर्मल लाइन होती है टू द मिरर, एंड इसको हमने लेबल किया है एज ओ एन या फिर एन ओ, राइट। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट में क्या करना है? प्लेस एन इमेजिनरी पॉइंट। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं एक इमेजिनरी पॉइंट को, और उस इमेजिनरी पॉइंट का हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? हमने दिया है ए, और हम इसको कहाँ रखेंगे? इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक रूलर की हेल्प से आप ज्वाइन करोगे पॉइंट ए को पॉइंट ओ से विद अ वेरी स्ट्रेट लाइन। और ये जो आपका लाइन बना ए ओ, वो रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट रे को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इंसिडेंस रे को, और ये बनाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही, राइट। नाउ आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एरो को ऑन ए ओ, ताकि आप क्या कर पाओ, आप यहाँ पे रेस की डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट या फिर दिखा पाओ। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब हमें यूज करना है प्रोटेक्टर को, ताकि हम मेजर कर पाए कि कितना एंगल बन रहा है बिटवीन द इंसिडेंस रे ए ओ एंड द नॉर्मल एन ओ। तो उसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप प्रोटेक्टर का यूज करोगे, एंड यही बन जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज एंगल ए ओ एन, राइट। फिर आपको यूज करना है प्रोटेक्टर को अगेन, और आपको मेजर करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो कि किसके इक्वल होगा? जो कि आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, जो कि हमने अपने सेकंड लॉ में पढ़ा था, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ रहे थे। नाउ आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है लाइन को किस पॉइंट से बच्चों? पॉइंट ओ से एट दिस एंगल, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, और आप इसको लेबल करेंगे ओ बी से। फिर आपको क्या करना है, आपको अगेन यहाँ पे एक्सटेंड करना है रिफ्लेक्टेड रे ओबी को बैकवर्ड की तरफ विद अ डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर। नाउ ये जो एक्सटेंशन है, ये आपको हेल्प करेगा इमेज को लोकेट करने के लिए। नाउ 6 पॉइंट में आप क्या करेंगे, आप मार्क करेंगे पॉइंट को, जहां पे जो आपकी एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट करेगी डॉटेड लाइन के साथ, और एज द इमेज ऑफ पॉइंट ए, आप उसको क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ पॉइंट ए बोलेंगे, एंड आप लेबल करेंगे इस पॉइंट को एज अ इमेज। नाउ आपको लास्ट पॉइंट में क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है एक आई को एट द एंड ऑफ अ डायग्राम, ताकि आप इंडिकेट कर पाओ कि क्या पोजीशन थी ऑब्जर्वर की, एंड आपको रिपीट करना है उस प्रोसेस को
for another point O on the mirror and which is slightly apart from, मतलब थोड़ा सा वो क्या होना चाहिए, अपार्ट होना चाहिए from O से, to reinforce the concept, ताकि हम क्या कर पाए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे reinforce कर पाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी डायग्राम को। Now coming to our next topic which is dispersion. Now when light falls on a compact disc, जैसे ही लाइट किस पे फॉल करती है, आपकी सीडी पे फॉल करती है या फिर एक प्रिज्म पे फॉल करती है, तो आपने देखा होगा कि वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे कलर्स के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। नाउ जो बैंड बनता है कलर्स का वो प्रोड्यूस होता है जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब बच्चों जो प्रिज्म है ये क्या करेगा, ये क्रिएट करता है स्पेक्ट्रम को जैसे ही व्हाइट लाइट उसके थ्रू पास होती है। नेचुरल एग्जांपल अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, दैट इज अ रेनबो। तो आपने रेनबो में भी कलर्स देखे होंगे जो कि किससे फॉर्म होते हैं, विच इज फॉर्म बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। उसके बाद वो क्या होती है, वो स्प्लिट हो जाती है। देन द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर, अब यहाँ पे आपको कलर्स भी दिए हुए हैं जो कि आपके वही है, विबग्योर विच इज वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो, ऑरेंज रेड, जिसको हम रिमेंबर करते हैं एज अ विबग्योर। तो यहाँ पे आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डायग्राम भी देख सकते हैं कि कैसे जो व्हाइट लाइट की बीम है वो एंटर हुई प्रिज्म के थ्रू, उसके बाद वो क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुई इन डिफरेंट कलर्स, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूमन आईज। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आईज इतनी ब्यूटीफुल हैं और हमारी आईज क्या करती हैं, इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाती हैं। वॉट मेक इट पॉसिबल, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या फिर हम बता भी पाते हैं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा दूर है। हमारी आईज कैसी है बच्चों, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि हमें हेल्प करती है ताकि हमारे अराउंड या फिर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हो रही हैं हम उनको देख पाए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा क्लोजर लुक देखने वाले हैं कि हमारी जो आईज है वो कैसे वर्क करती है, और आईज के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स है जो कि हमारी आईज को काफी यूनिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देख लेते हैं। तो बच्चों जो हम ह्यूमन आई होती है वो काफी ज्यादा स्मॉल होती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है, और जो हमारी आईलिड्स है, जो हमारी पलकें हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द इंजरी। नाउ ये जो आई है वो किससे बना होता है, ये हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम प्यूपिल की बात कर लेते हैं। तो प्यूपिल क्या है बच्चों, प्यूपिल हमारा डार्क सर्कुलर ओपनिंग होती है जो कि आगे सेंटर ऑफ द आई में प्रेजेंट होती है, और इट फंक्शंस लाइक अ होल। ये किसकी तरह फंक्शन करती है, गड्ढे की तरह, एक होल की तरह फंक्शन करती है, जिसके थ्रू ही हमारा जो लाइट है वो एंटर करता है हमारे आईज में। फिर आता है आपका आइरिस। तो बच्चों आइरिस क्या है, आइरिस हमारा कलर्ड पार्ट होता है आई का, जो कि सराउंड करता है आपके प्यूपिल को। अब ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा साइज ऑफ दी प्यूपिल को, और ये रेगुलेट करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई के अंदर एंटर करता है। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो कि है स्क्लेरा। अब बच्चों स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा आपका व्हाइट पार्ट होता है आई का, एंड ये फिल्ड होता है आपके क्लियर वाटरी फ्लूइड से। फिर आता है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया हमारा बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो कि कवर करता है द फ्रंट ऑफ द आई। फिर आता है रेटिना। तो बच्चों रेटिना क्या है, रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव लाइनिंग होती है जो कि आपके बैक ऑफ द आई प्रेजेंट होती है, और इसमें कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को और सिग्नल्स को सेंड करते हैं ब्रेन में, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है उन सिग्नल्स को और फॉर्म करता है इमेजेस को। फिर आती है आपकी सिलेरी मसल्स। तो बच्चों ये जो मसल्स हैं वो कंट्रोल करती है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को, एंड हमें हेल्प करती है ताकि हम चीजों को क्लियरली देख पाए डिफरेंट डिस्टेंसेस पे। फिर आते हैं आपके लेंसेज। तो लेंस क्या है, लेंस हमारा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड दी प्यूपिल, और ये क्या करता है, ये फोकस करता है लाइट को कहाँ पे बच्चों, रेटिना में, और रेटिना पे फोकस होने के बाद ही हमारी जो क्लियर इमेजेस हैं वो फॉर्म होती है। फिर आता है आपका ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, कनेक्ट करता है आई को ब्रेन से, और एक कैरी करता है बहुत सारे विजुअल इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम रेटिना टू योर ब्रेन एंड बैक। फिर आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो बच्चों ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये एक एरिया है जो कि आपके रेटिना में प्रेजेंट है, जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये जो स्पॉट है यहाँ पे आपको रॉड्स और कॉन्स देखने को नहीं मिलते, तो कोई भी जो इमेज है जो फॉल कर रहा है आप उसको नहीं देख पाएंगे, राइट। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रॉड्स और कॉन्स दोनों ही अवेलेबल नहीं होती।
हाउ डज एन आई वर्क, अब हम देखने वाले हैं कि जो आपकी आंख है वो वर्क कैसे करती है। जैसे ही लाइट रे एंटर करती है हमारे आईज में, किसके थ्रू बच्चों, प्यूपिल के थ्रू, तो वो पास होती है हमारे लेंस से। जैसे ही लेंस से पास होगी तो हमारा जो लेंस है वो बेंड कर देता है किसको बच्चों, लाइट रेज को, एंड फोकस एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, और हमारे रेटिना में एक इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। अब जो रेटिना है, रेटिना पे होते हैं आपके रॉड्स और कोन्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं इस इमेज को इनटू अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब ये जो इम्पल्सेस हैं वो क्या करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी, और इनको ट्रैवल करने के लिए कौन हेल्प करेगा, ट्रैवल करने के लिए हेल्प करते हैं यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन तक जाते हैं। जैसे ही सिग्नल्स ब्रेन पे पहुंच जाएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, और जो इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करने के बाद वो अलाउ करता है कि क्या क्या आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखेंगी। तो आपने देखा कि कैसे पूरा ये साइकिल चला। Now coming to our next topic, which is persistence of vision. So the image produced in the eye remains for a short time. जो भी image produce हो रही है आँख में वो short time के लिए रहती है, even after the object is gone. Now ये जो phenomena है, इस phenomena को ही हम बोलते हैं persistence of vision. फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूटन के डिस्क की बात करो तो बच्चों वो व्हाइट अपीयर होता है जब आप उसको घुमाते हो, राइट, बिकॉज ऑफ इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इमेजेस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है कि वो एकदम व्हाइट है। तो हमने यहाँ पे देखा परसिस्टेंस ऑफ विजन को। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है, किसकी पिक्चर है बच्चों, दैट इज न्यूटन्स डिस्क। नाउ व्हाट आर द कॉमन आई डिफेक्ट्स एंड करेक्शन, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉमन आई डिफेक्ट्स हैं तो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो द फर्स्ट वन इज अ कैटरेक्ट। तो बच्चों कैटरेक्ट क्या होता है, एक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि आई का जो लेंस होता है वो काफी ज्यादा क्लाउडी हो जाता है, काफी ज्यादा ओपेक हो जाता है, ऑफन विद एज। ये कैसे होता है, एज के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एज 60 अबव है तो उनमें आपको कैटरेक्ट के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब कैटरेक्ट को आप ट्रीट भी कर सकते हो सर्जरी के थ्रू, एंड बहुत सारे अदर क्या है ट्रीटमेंट्स भी हैं जिससे कि हम अपनी विजन को रिस्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज योर मायोपिया, और मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, द इमेज फॉर्म फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसकी वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको ब्लरी दिखाई देते हैं। मतलब दूर की जो आपकी नजर है वो कैसी हो रहेगी, वो कमजोर हो जाएगी किसमें बच्चों, मायोपिया में। और आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो, आप इसको करेक्ट कर सकते हो स्पेक्टिकल्स को पहन के, मतलब चश्मे पहन के, विद द कॉनकेव लेंसेज। तो आपको ये याद रखना है कि मायोपिया में आप कौन से लेंसेज का यूज करते हो करेक्ट करने के लिए, आप कॉनकेव लेंसेज का यूज करते हो। देन कमिंग टू द थर्ड वन विच इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को आप लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हो, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है, जिसकी वजह से जितने भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते। नाउ इसको भी आप कैसे कर सकते हो करेक्ट, आप यहाँ पे यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंसेज को। Now, coming to our next topic, which is technology for coping with visual impairment. So, in the past, there were limited resources. हमारे पुराने टाइम में हमारे पास बहुत ही कम ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज थे जो कि हमारी साइट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। जो मोस्ट पॉपुलर वन था वो कौन सा था हमारा, वो था हमारा ब्रेली सिस्टम। अब बच्चों ब्रेली में हम क्या करते हैं, हम कुछ पैटर्न्स को यूज करते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि रेज डॉट्स होते हैं, ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए किसको, लेटर्स को, नंबर्स को। और वो हेल्प करता था विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को, ताकि वो रीड भी कर पाए, ताकि वो राइट भी कर पाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वो आती रही, एंड हमारे पास ढेर सारे टूल्स अवेलेबल हो गए जिससे कि हम लोगों की साइट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ दीज हेल्पफुल डिवाइसेस इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं बच्चों, फर्स्ट है आपका पोर्टेबल ब्रेलाई टाइपराइटर्स, उसके अलावा आपके टॉकिंग कैलकुलेटर्स होते हैं, टॉकिंग क्लॉक्स होते हैं, ऑडियो डिक्शनरीज होती हैं, डिक्टाफोन्स होते हैं, एंड योर ऑडियो मेजरिंग डिवाइसेस। ये सारे क्या है, ये टूल्स है जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ कंप्यूटर्स में भी क्या होते हैं बच्चों, स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं विजुअली इंपेयर्ड लोगों को, ताकि वो असिस्ट कर पाए किसको बच्चों, इन्फॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट मोर इजीली। सम यूजफुल रीडिंग सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे कि आपके जॉज एंड कुर्सवेल 3000। नाउ देयर आर ऑल्सो स्पेशल कीबोर्ड्स, हमारे पास क्या है, बहुत ही स्पेशल कीबोर्ड्स भी हैं जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि हमारे ब्रेल सिस्टम पे बेस्ड है, विद रेज कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े उभरे हुए मिलेंगे, रेज मिलेंगे ऑन देम। स्पेशल स्कैनर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया है विजुअली इंपेयर लोगों के लिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना।
नाउ कमिंग टू लुइस ब्राइल, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे लुइस थे वो बॉर्न हुए थे 1809 में। कहाँ पे बच्चों? फ्रांस में। वो एक एजुकेटर थे, वो एक इन्वेंटर थे। एंड व्हेन ही वाज यंग, जब वो कैसे थे बच्चों? यंग थे, तो ही हैड एन एक्सीडेंट। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रिएट किया ब्राइल सिस्टम को, विच यूज रेज डॉट, जिसमें वो क्या करते थे? जो रेज डॉट है उनको यूज किया करते थे। और ये यूज कौन करते थे? जितने भी ब्लाइंड पीपल होते थे, ताकि वो रीड कर पाए। कैसे बच्चों? अपने फिंगर्स से फील करके वो रीड कर सकते थे। ही इन्वेंटेड दिस व्हेन ही वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने सिस्टम को इन्वेंट किया। कब बच्चों? 1824 में। एंड टुडे देयर आर मेनी डिवाइसेस, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि हेल्प करते हैं विद द ब्राइल राइटिंग। लाइक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है हमारे पास कंप्यूटर प्रिंटर्स हैं। यहाँ पे आपको ब्राइल अल्फाबेट के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे? रेज डॉट्स है, राइट। इससे क्या करते थे? जितने भी ब्लाइंड पीपल होते थे वो बहुत इजीली रीड कर सकते थे। देन सेकेंड वन इज आर सूरदास। तो बच्चों सूरदास कौन थे? हमारे इंडियन सेंट थे या फिर कंपोजर थे, जो कि कब लिव किए थे? इन 15th एंड 16th सेंचुरीज में। एंड ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, वो भी जब बॉर्न हुए थे तो वो ब्लाइंड थे। एंड वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फैमिली, और उनकी फैमिली उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, ना ही उनके जो नेबर्स है वो उनको अच्छे से ट्रीट करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया जब वो सिर्फ 6 साल के थे। एंड उसके बाद वो बहुत ही बड़े क्या बन गए? पोएट बन गए, कंपोजर बन गए। एंड बहुत सारे ऐसे फेमस वर्क भी हैं उनके, जैसे कि सुर सागर, सुर सरावली, उसके अलावा साहित्य लहरी, ये क्या है? ये उनके कुछ फेमस वर्क है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। अब बच्चों द फेमस सिंगर तानसेन, जो कौन थे बच्चों? तानसेन हमारे फेमस सिंगर थे। किस टाइम पे? आपके अकबर कोट के एम्पायर के टाइम पे। उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने सैंग किए थे सम ऑफ द सूरदास सॉन्ग। और सूरदास के सॉन्ग्स जो हैं वो अभी भी काफी ज्यादा फेमस है, अभी भी काफी ज्यादा यंग है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू केयर फॉर आईज। अब हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आईज की केयर कैसे करनी चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी है। तो बच्चों आईज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम उसकी अच्छे से टेक केयर करें। तो हमें क्या करना है? हमें वॉश करना है अपने आईज को एवरी डे विद वाटर एंड अवॉइड टचिंग देम विद डर्टी हैंड्स। आपको डर्टी हैंड्स के साथ अपने आईज को टच नहीं करना है, और आपको रीड भी नहीं करना है लो लाइट में, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है? आपकी आंखों में स्ट्रेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है। सो ऑलवेज आपको इंश्योर करना है जब भी आप रीड कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। देन आपको अवॉइड करना है स्टेयरिंग एट अ इंटेंस लाइट लाइक अ सन। आपको जो सन है उसको एकदम से घूर के नहीं देखना है, या फिर लेजर को नहीं देखना है, क्योंकि ये क्या कर सकता है? ये ज्यादा लाइट रिसीव करने की वजह से आपके रेटिना को डैमेज कर सकता है। आपको अपने आईज को रब भी नहीं करना है। एंड रीड विद योर बुक टू क्लोज टू योर आईज, और आपको अपनी बुक एकदम क्लोज रख के उनको रीड नहीं करना है, राइट। रेगुलर आपको आई चेकअप्स करवाने हैं, जो कि काफी ज्यादा असेंशियल है, ताकि आप मेंटेन कर पाओ आई की हेल्थ को। उसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स भी हो सकते हैं जो आप खा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन ए। आप जब वाइटामिन ए को इंक्लूड करते हो अपने डाइट में, तो वो क्या होते हैं? वो बहुत ही गुड सोर्सेज होते हैं। किसके बच्चों? वाइटामिन ए के। और वाइटामिन ए आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि वो उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। अब विटामिन ए आपको कौन कौन से फूड से मिलते हैं? जैसे कि आपके कैरेट्स हैं, ब्रोकली है, एग है, मिल्क है, चीज है, पपाया है, मैंगो है, इन सब से ही आपको विटामिन ए मिलता है। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें क्या बोला है? व्हेन वी ब्लिंक, जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं, जब हम ब्लिंक करते हैं, तो हमारी जो आईलिड्स हैं वो क्या करती हैं? वो टीयर्स को स्प्रेड कर देती हैं हमारी आईज में, ताकि हमारी आईज एकदम क्लीन रहे। नाउ जो हमारे टाइनी स्पेक्स होते हैं डस्ट के, वो जैसे ही क्या होते हैं? हमारे आईज में चले जाते हैं, तो हमारे आईज का जो वाटर है उसकी वजह से वो कहाँ आ जाते हैं? वो एकदम हमारे कॉर्नर, आईज के कॉर्नर में आ जाते हैं। एंड टीयर्स कैन समटाइम्स ओवरफ्लो, टीयर्स कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो में भी आ सकते हैं जब हम रोते हैं या फिर हमें फीवर होता है। सो देयर इज अ टाइनी ट्यूब एट द एज ऑफ आवर लोअर आईलिड्स। हमारे जो लोअर आईलिड्स होते हैं वहां पे आपको बहुत ही टाइनी ट्यूब देखने को मिलता है, दैट ड्रेन्स टीयर, जो कि क्या करता है? टीयर्स को ड्रेन करता है टू द बैक ऑफ आवर नोज। नाउ which is why our nose runs when we cry। और इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से जब आप रोते हो तो आपकी जो नोज है वो भी रनी हो जाती है। So that is all about knowledge digest and that is all about this particular chapter। यहाँ पे आपको लेट्स रिकॉल में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको कि आप पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने जस्ट अभी अपने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। सो बच्चों दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye bye.